जय हिंद। हम लोग अभी 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के 13 नंबर पाठ पर पिछले 2 दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं। आज भी हम लोग इतिहास विषय के 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 13 पर ही चर्चा करेंगे। और आज के हमारे परिचर्चा का जो विषय होगा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड आज के हमारे परिचर्चा का मुख्य विषय वस्तु होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं खिलाफत आंदोलन। तो कल के क्लास में हमने चर्चा किया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटकर आए तो भारत आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानने के बाद उन्होंने उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के कहने पर उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों का, कई गांवों का लगभग 200 वर्षों तक दौरा किया। इस दौरा के दरमियान उन्होंने सबसे पहले चंपारण गया और नीलहो के अत्याचार से, 3 कठिया व्यवस्था से चंपारण के किसानों को मुक्ति दिलाया था। इस चंपारण सत्याग्रह के अलावा इन्होंने 2 और क्षेत्रीय आंदोलन किया, जैसे 1918 में अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन, 1918 में ही खेरा किसान आंदोलन और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में चर्चा किया था। तो आज चर्चा करेंगे खिलाफत आंदोलन क्या है, इसके क्या कारण थे। तो आपको बता दें कि अंग्रेज भारत में डिवाइड एंड रूल की नीति के अनुसार शासन करती थी। फूट डालो और शासन करो की नीति। हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिकता की भावना को भड़काकर दोनों में आपसी फूट पैदा कर देता था और फूट पैदा करके, अलगाव पैदा करके भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया। आते पहले खिलाफत। तो खिलाफत है क्या? तो आपको बता दें कि इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। लेकिन मोहम्मद साहब के मर जाने के बाद मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी बने, उनके साम्राज्य का संरक्षक बने, जो धर्म का प्रधान बने, उनको खलीफा कहा गया। मतलब मोहम्मद साहब के मरने के बाद मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी बना, जो मुसलमान धर्म के धर्म गुरु बने, उनको खलीफा कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 में खत्म हुआ। तो युद्ध की शुरुआत में, युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही अंग्रेजों ने मुसलमानों से एक समझौता किया कि आप हमें प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करें, सहायता करें। मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग करने के एवज में अपने सुरक्षा की गारंटी मांगी कि आपको हम प्रथम विश्व युद्ध में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, लेकिन आप हमें और हमारे धर्म की सुरक्षा की गारंटी दीजिए। अंग्रेजों ने मुसलमानों की इस बात को स्वीकार कर लिया कि आप हमें प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करें, हम आपके धर्म और आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी लेंगे, आपके धर्म और मुसलमानों की सुरक्षा पर किसी प्रकार का कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 ईस्वी में ब्रिटेन और तुर्की के बीच, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहते हैं, ब्रिटेन और तुर्की के बीच एक संधि हुआ। उस संधि को हम सेवर्स की संधि कहते हैं। तो 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच एक संधि हुआ, जिसको हम सेवर्स की संधि के नाम से जानते हैं। इस सेवर्स की संधि के द्वारा क्या हुआ कि तुर्की के खलीफा, जो पूरे संसार के, पूरे विश्व के मुसलमान के धर्मगुरु हुआ करते थे, उनके सारे अधिकार को छीन लिया गया, उनके सारे अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उन्हें खलीफा के पद पर से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। क्योंकि संसार के सभी मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे
और प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों ने अंग्रेजों को इस शर्त पर मदद किया था कि अंग्रेज भारतीय मुसलमानों को या विश्व के किसी देश के मुसलमानों को धार्मिक मामला पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन सेवर्स की संधि के फलस्वरूप अंग्रेज अपने वायदे से क्या हो गई, मुकर गई। और सेवर्स की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया, खलीफा को उसके पद पर से हटा दिया, उसके सारे अधिकार को क्या कर लिया, छीन लिया गया। इसे भारत के मुसलमान अली बंधु के नेतृत्व में, भारत के जो मुसलमान थे वो रुष्ट हो गए और अली बंधु के नेतृत्व में सभी मुसलमानों को क्या कर लिया, संगठित कर लिया। और संगठित करके 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, 1919 में कहा तो न्यू दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का एक अधिवेशन हुआ। और इस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के जो प्रेसिडेंट बने वह कौन बने, तो महात्मा गांधी को इस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष बना दिया गया। इस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने अंग्रेजों के सामने 3 मांग रखी। पहला मांग रखा कि तुर्की का जो सुल्तान है खलीफा, उसके पद को यथावत रखा जाए, उनके पद पर से जो हटा दिया गया है उसके पद पर सम्मान सहित बैठा दिया जाए। दूसरा, हजीरतुल अरब जो इस्लाम धर्म का धार्मिक केंद्र है, हजीरतुल अरब जो मुसलमान धर्म के धार्मिक केंद्र है, उसे मुस्लिम शासन के अधीन रखा जाए और खलीफा मुस्लिम तीर्थ स्थान की क्या करे, सुरक्षा करे। ऐसा मांग किया, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इस मांग को मानने से पूरा इनकार कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत के मुसलमान अली बंधु के नेतृत्व में संगठित हो गए और महात्मा गांधी को अपना राष्ट्रीय नेता माना। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेता इसलिए बनने को तैयार हो गए क्योंकि उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का भाव यहां दिखाई दे रहा था। इस मौका को कहीं जाने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान यहां पर एक हो जाए। तो हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया और खलीफा को उसके पद पर बैठाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया, उसी को हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। संक्षिप्त में एक बार और जान ले, यदि आपसे प्रश्न करें कि खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे 2 नंबर का प्रश्न होगा कि खलीफा को उसके पद पर बैठाने के लिए, खलीफा जो मुसलमानों का धर्मगुरु था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने वादा किया था कि हम मुसलमान और मुसलमानों के धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 में सेवर्स की संधि हुई ब्रिटेन और तुर्की के बीच। इस सेवर्स की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने खलीफा को उसके पद पर से क्या कर दिया, हटा दिया और खलीफा को पद पर से हटा करके उसके सारे अधिकार को छीन लिए। तो भारत के मुसलमान अली बंधु के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन 23 नवंबर 1919 को किया। एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी इस आंदोलन में क्या हो गए, शामिल हो गए। अतः महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। तो मुसलमान के धर्मगुरु खलीफा को उसके पद पर बैठाने के लिए, उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने के लिए 1919 ईस्वी में जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ, उसी राष्ट्रव्यापी आंदोलन को हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन हालांकि कुछ ही दिनों तक चला, क्योंकि गांधी इस खिलाफत आंदोलन के साथ ही असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए। लेकिन 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा, जिसे तुर्की का अतातुर्क मतलब तुर्की का पिता कहा जाता है, मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मतलब खलीफा के पद की समाप्ति कब हुई, 1924 में। किसने किया, तो मुस्तफा कमाल पाशा ने किया। और मुस्तफा कमाल पाशा ने जैसे 1924 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, खिलाफत आंदोलन क्या हो गया, भंग हो गया।
तो याद रखेंगे, मुस्तफा कमाल पाशा अंतिम खलीफा थे। तुर्की के अंतिम खलीफा कौन थे? मुस्तफा कमाल पाशा थे। और पहले खलीफा कौन थे? तो अबू बकर। मुसलमान धर्म के पहले खलीफा अबू बकर थे और अंतिम खलीफा कौन थे? मुस्तफा कमाल पाशा। और मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में खलीफा के पद को खत्म कर दिया। इससे खिलाफत आंदोलन क्या हो गया? रुक गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सहयोग ना करना। असहयोग जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सहयोग ना करना। आपको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के कहने पर भारत के नौजवानों को सेना में शामिल होकर अंग्रेजों को मदद करने की बात कहा था। महात्मा गांधी के कहने पर बहुत सारे नौजवान सेना में भर्ती हो गए और सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का मदद किया था। इस एवज में अंग्रेजों ने वादा किया था गांधी से कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम भारतीयों को बहुत सारे अधिकार प्रदान करेंगे, कुछ सारी सुविधाएं हम देंगे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज क्या हो गए? मुकर गए। इससे गांधी के मन में अंग्रेजों के प्रति थोड़ा सा रोष हुआ। लेकिन यह रोष या दुख और ज्यादा तब बढ़ गया जब भारत के नौजवान राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो गए। तो अंग्रेजों ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट नामक एक काला कानून पारित कर दिया, जिसमें किसी भी भारतीय को शक के आधार पर उसे नजरबंद किया जा सकता था, जेल में बंद किया जा सकता था। तो महात्मा गांधी ने देखा कि अंग्रेजी राज्य में अब किसी प्रकार की सुविधा की मांग करना व्यर्थ है। तो महात्मा गांधी के सामने तीन बातें आ गई। पहला, खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत का मुद्दा। दूसरा, रॉलेट एक्ट। तीसरा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो तीन आधार माना गांधी ने, खिलाफत का मुद्दा, रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहते हैं, और खिलाफत का मुद्दा। इन तीन कारणों को आधार माना और इन तीन कारणों के आधार पर गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू कर दिया। अब मन में प्रश्न होगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, क्योंकि इससे पहले महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था वह क्षेत्रीय आंदोलन था। लेकिन यहां पर एक मन में प्रश्न होगा कि असहयोग आंदोलन को गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन क्यों कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि असहयोग आंदोलन को प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि असहयोग आंदोलन में भारत के अधिकांश राज्यों ने हिस्सा लिया। सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया था। सबके मन में यह विचार बैठ गया था कि किसी तरह से अंग्रेजों के शासन का अंत होना चाहिए। इसलिए 1920 के गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को हम प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन के नाम से जानते हैं। आइए असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करें। तो असहयोग आंदोलन, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया गया। और असहयोग आंदोलन पर विचार विमर्श करने के लिए गांधी ने कहा एक आंदोलन होनी चाहिए। उस आंदोलन का नाम क्या होगा? असहयोग। असहयोग का है क्योंकि गांधी ने कहा था कि अंग्रेज हम पर शासन इसलिए कर रहा है कि हम अंग्रेज को सहयोग कर रहे हैं। यदि हम अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दे, अंग्रेजों का सहयोग और समर्थन करना छोड़ दे, स्वतः वो हमारे देश को छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि गांधी ने कहा, याद रखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। इंग्लैंड बनियों का देश है, किसने कहा? फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा। और यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक बनिया बाजार में तब तक रहता है जब तक उसके सामान की मांग होती है और उसके वस्तु की बिक्री होती है। जब बाजार में उसकी वस्तु की बिक्री बंद हो जाती है तो बनिया अपना दुकान बंद करके क्या होते निकल जाते हैं।
तो गांधी ने कहा कि यदि हम अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दे, उनके द्वारा बेचे जा रहे वस्तु को खरीदना छोड़ दे, उनका नौकरी करना छोड़ दे, उनके द्वारा दी गई उपाधियां को लेना छोड़ दे, तो निश्चित तौर पर अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर क्या होगा, चला जाएगा। इसी बात को आधार मानकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का विचार पेश किया था। तो असहयोग आंदोलन के बारे में विचार विमर्श करने के लिए सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया गया था। मतलब असहयोग आंदोलन पर विचार विमर्श करने के लिए सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। तो असहयोग आंदोलन पर विचार विमर्श करने के लिए सितंबर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। हालांकि जब आयोजन किया गया तो सीआर दास ने इस अधिवेशन का विरोध किया था। याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन पर विचार विमर्श करने के लिए जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो सीआर दास मतलब चित्तरंजन दास ने इस अधिवेशन का क्या किया, विरोध किया था। लेकिन अली बंधु, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों के समर्थन से असहयोग आंदोलन पर विचार विमर्श करने के लिए जो मीटिंग हुआ था सफल हो गया। पुनः दिसंबर 1920 में, इसके बाद पुनः दिसंबर 1920 में नागपुर में, पुनः दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श करने के लिए एक मीटिंग हुआ था। मतलब असहयोग आंदोलन पर यह के बारे में विचार विमर्श हुआ, लेकिन कार्यक्रम क्या होगा, तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श करने के लिए दिसंबर 1920 में नागपुर में, मतलब कार्यक्रम पर इसका कार्यरूप कैसा होगा, तो कार्यक्रम पर विचार विमर्श करने के लिए 1920 में नागपुर में एक अधिवेशन बुलाया गया था। और नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को दो वर्गों में बांटा गया। एक था नकारात्मक कार्यक्रम और एक था सकारात्मक। मतलब नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार विमर्श हुआ और उसमें कितने प्रकार के कार्यक्रम रखे गए, तो दो प्रकार के कार्यक्रम रखे गए। पहला नकारात्मक, दूसरा क्या, सकारात्मक। नकारात्मक माने विरोध करेंगे और सकारात्मक माने अपने पक्ष में कुछ काम करेंगे। तो मन में प्रश्न होगा कि असहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्यक्रम कौन कौन था और सकारात्मक कार्यक्रम कौन कौन था। तो असहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्यक्रम में नंबर 1 में था सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। नकारात्मक कार्यक्रम क्या था, तो सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज और न्यायालय का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तु खासकर विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करना है। नंबर 3, अंग्रेजी सरकार ने जो उपाधियां दिया है, हमें उपनाम दिया है, जैसे महात्मा गांधी को कैसर हिंद दिया था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दिया था। तो अंग्रेजों सरकार ने जो हमें उपाधि दिया है, जो हमें प्रशस्ति पत्र दिया है, उन सारे प्रशस्ति पत्र को लौटा दिया जाए। तीसरा कि सरकार के विभिन्न कार्यालयों में हम अवैतनिक पद पर काम करते हैं लेकिन वेतन नहीं लेते हैं, तो उन सारे अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए। उसके बाद सरकारी चाहे अर्ध सरकारी संस्थाओं में शामिल होने से इनकार कर दिया जाए और अंग्रेजी सरकार का समर्थन करना क्या कर दे, छोड़ दे। तो ये था नकारात्मक कार्यक्रम। फिर हुआ कि सकारात्मक कार्यक्रम क्या थे, तो राष्ट्रीय स्कूल, राष्ट्रीय कॉलेज और पंचायती राज की स्थापना की जाए। राष्ट्रीय स्कूल, कॉलेज और पंचायती राज की स्थापना की जाए, यह सकारात्मक कार्यक्रम था। दूसरा, हाथ से बुना गया सूती कपड़ा या खादी के कपड़ा को लोकप्रिय बनाया जाए ताकि अपने कपड़ा की बुनाई करें, अपने हम पहने, स्वावलंबी बनने पर जोर दिया गया। तीसरा, हिंदू और मुसलमान में सकारात्मक कार्यक्रम था, हिंदू और मुसलमान में एकता स्थापित किया जाए, छुआछूत को कम किया जाए, महिलाओं का उत्थान और विकास किया जाए। ये असहयोग आंदोलन के क्या थे, आपको बता दें, सकारात्मक कार्यक्रम थे।
यह आंदोलन बड़ी तेज हो गया और आंदोलन शुरुआत होने के प्रारंभ में ही आपको बता दें, एक बहुत बड़े राष्ट्रीय जो नेता थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, गांधी जहां आंदोलन बड़ी तेज करने जा रहे थे, आंदोलन की ज्वाला तेज होती जा रही थी, वहीं शुरुआत होने से कुछ दिन पहले बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, उनकी मृत्यु हो गई। गांधी को दुख हुआ कि जहां एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं वहां अपने एक राष्ट्रीय नेता को खो दिए। उनकी कमी को पूरा करने के लिए गांधी ने एक तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया और कहा जाता तिलक स्वराज फंड में 6 महीना के अंदर में 1 करोड़ रुपया जमा हो गया। उस पैसा का प्रयोग चरखा खरीदने और गरीबों के कल्याण के लिए किया गया। तो असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए 2 कार्यक्रम रखे गए और गांधी जी आंदोलन को और सफल करने के लिए भारत के हर गांव-गांव का दौरा किया, लोगों को असहयोग आंदोलन के बारे में समझाया कि क्या है आंदोलन, यह आंदोलन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो गांधी ने असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांव-गांव दौरा किया। और आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन में जब गांधी जी गांव-गांव दौरा कर रहे थे तो गांधी जी के साथ एक व्यक्ति थे, उनका नाम था प्रभुदास गांधी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उम्मीद है आप जानते हो, अधिकांश बच्चे तो नहीं जानते होंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी गांव-गांव में लोगों की इसके बारे में जागृति पैदा कर रहे थे। तो महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो प्रभुदास गांधी महात्मा गांधी के क्या थे? साथ थे। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन प्रारंभ हो गया और इसी आंदोलन के दरमियान काशी विद्यापीठ, हिंदी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही भारत में शिक्षा के विकास के लिए काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। गांधी के कहने पर भारत के बहुत बड़े बड़े वकील जैसे बंगबंधु चित्तरंजन दास, याद रखेंगे बंगबंधु चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास जो बंगाल के थे, उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े वकील थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दोनों उत्तर प्रदेश थे और बहुत बड़े अधिवक्ता थे, उन्होंने भी वकालत करना छोड़ दिया। गुजरात के विट्ठल भाई पटेल और बल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और बल्लभ भाई पटेल जो गुजरात के थे और असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत करना छोड़ दिया। बिहार के राजेंद्र प्रसाद, बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारा जो टॉपिक है बड़े परीक्षाओं में पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बंगाल के कौन ऐसा वकील था जिन्होंने वकालत करना छोड़ दिया? तो बंगबंधु चित्तरंजन दास। उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने वकालत करना छोड़ दिया। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत करना छोड़ दिया। गुजरात में विट्ठल भाई पटेल एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वकालत करना छोड़ दिया और मद्रास में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और दिल्ली में आसफ अली खान ने वकालत करना छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के खर्च की भरपाई कैसे होगी? तो हमने पहले कहा था कि तिलक की मृत्यु हो गई तो गांधी ने 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया और इस तिलक स्वराज फंड में 6 महीना के अंदर ही 1 करोड़ रुपया जमा हो गया। उसे चरखा भी खरीदा, विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुआ, विद्यापीठ की भी स्थापना हुआ और आंदोलन में जहां तहां लोगों को भोजन पानी पर खर्च होता था उसकी क्या की गई? भरपाई की गई। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले जो पहले नेता थे मोहम्मद अली, असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले जो पहले नेता थे उनका नाम था मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता कौन थे? मोहम्मद अली। और कहावत है असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921 में इंग्लैंड के राजकुमार आए थे। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का इंडिया में आगमन हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स जब इंडिया में आए तो काला झंडा दिखाकर असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया गया। आंदोलन बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा था लेकिन अचानक 5 फरवरी 1922 की घटना है।
5 फरवरी 1922 ईस्वी की घटना है कि जब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में चौरा चौरी नामक एक गांव था, जहां पर कुछ क्रांतिकारी जुलूस निकाल रहे थे, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में जुलूस निकाले हुए थे। पुलिस ने क्या किया, उस निहत्थे वीर को खहेरना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो भीड़ थी पीछे भागी नहीं, उल्टा वह पुलिस को ही खहेरना शुरू कर दिया। उस भीड़ को देखकर पुलिस भागकर अपने थाने में आके छुप गए। उस भीड़ ने उस थाना को चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया और थाना में क्या कर दिया, आग लगा दिया। उस चौरा चौरी थाना में एक दरोगा मतलब थानेदार और 21 सिपाही थे, जिंदा जलकर मर गए। उसे हम चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। मतलब चौरी चौरा कांड क्या है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में चौरी चौरा पुलिस थाना को घेर लिया। उसमें 21 पुलिसकर्मी और एक दारोगा थे, जिनको बंद कर दिया, उसमें आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। उसी को हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। गांधी को जब इस बारे में जानकारी मिली तो गांधी ने तुरंत असहयोग आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दिया। उनका तर्क था कि असहयोग आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, अहिंसक था यह आंदोलन, लेकिन यह आंदोलन हिंसक रूप धारण कर लिया। इसलिए गांधी ने चौरी चौरा कांड से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस लिया। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को पकड़ लिया गया, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्षों के लिए कारागार में भेज दिया गया। हालांकि 10 मार्च 1922 को उनको जेल में भेजा गया, जेल में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी जेल से क्या हो गए, रिहा हो गए। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण वापस ले लिया तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल, महात्मा गांधी ने जब चौरी चौरा कांड से दुखी होकर आंदोलन को वापस ले लिया तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक में इसे राष्ट्रीय विपत्ति कहा। मतलब गांधी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में इसे राष्ट्रीय विपत्ति के संज्ञा दिया। तो ये था असहयोग आंदोलन। उसके 2 कार्यक्रम सकारात्मक और क्या थे, नकारात्मक। खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड। कल के क्लास में हम लोग साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, साथ ही साथ गोलमेज सम्मेलन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। याद रखेंगे कल का क्लास आज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसमें हम लोग साइमन कमीशन, जिसे व्हाइट कमीशन भी कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम, गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही।